दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? वो जो सबसे तेज भागता है या वो जो ज्यादा शाउट करता है? नहीं, सबसे ज्यादा पैसा वो इन्वेस्टर बनाता है जो शोर से दूर रहकर बिजनेस और मोट पर फोकस करता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में, जो कि है 3 टॉप इंडियन इन्वेस्टर्स के पास, और एक चीज कॉमन है, स्ट्रॉन्ग मोट और लॉन्ग टर्म सोच। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, तो यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर एम ये है कि जो हमारे एस इन्वेस्टर्स हैं उनके थॉट प्रोसेस को समझा जाए एंड ऑब्वियसली उनके डिसीजन मेकिंग को समझा जाए। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहली कंपनी के बारे में। तो जो पहली कंपनी है उसका हम पहले ऑर्डर बुक देखते हैं। ऑर्डर बुक क्यों देखते हैं आगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक एज ऑन सितंबर 2025 करीब 1070 करोड़ के आसपास है। ऑर्डर बुक क्या होता है? ऑर्डर बुक का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी है, मैं किस कंपनी का ऑनर हूँ, तो ऐसे में इस कंपनी के पास कस्टमर से या क्लाइंट से आगे के लिए क्या रेवेन्यू का स्कोप है। तो ऑर्डर बुक हमें बताता है कि रेवेन्यू का स्कोप क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए करीब 24% के आसपास एनआरई डिवीजन से है एंड 76% के आसपास यहाँ पे पीटीएस डिवीजन से है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि एनआरई डिवीजन क्या है, पीटीएस डिवीजन क्या है, आगे आपको कंपनी का नाम बताऊंगा, तो आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में जाने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर वहाँ पे चीज़ें जो है कोइंसाइडली आपको समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो पीटीएस डिवीजन, एनआरई डिवीजन, ये दोनों क्या है एंड 76% का रीजन यहाँ पे क्या है, ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमारे एस इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली यही देखते हैं कि बिजनेस सेगमेंट में कंपनी बिजनेस क्या कर रही है एंड उस बिजनेस सेगमेंट में भी क्या ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट है वो पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस पे है एंड साथ ही साथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस भी है। सोलर पे है, यहाँ पे बैटरी एनर्जी सिस्टम्स पे भी है। तो ये जो BESS है, अब ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो BESS है क्या है, किस तरह के क्लाइंट्स हैं इनके। तो यहाँ पे मेनली जो इनका बिजनेस है वो बिजनेस पावर सेक्टर से देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो BESS है, राइट, ये बैटरीज में एनर्जी स्टोर करके लेटर यूजेस के लिए, यानी कि बाद में यूज करने के पर्पज से है। ये मोर ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए बैटरीज का काम यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, सो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर्स करीब 66% के आसपास हैं, यहाँ पे 33% के आसपास पब्लिक है। हालांकि यहाँ पे आपको 1% भी FIIs एंड DIIs नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट अगर हम डिटेल्स में जाएं तो डिटेल्स में आप देख सकते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आशीष कचौलिया जी का इन्वेस्टमेंट है, जो कि करीब 2.06% के आसपास है। आशीष कचौलिया जी या इवन विजय केडिया जी, केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे देखें तो करीब 1.14% के आसपास है। इनका थॉट प्रोसेस क्या है बिजनेसेस के पीछे, इन्होंने अद्वैत एनर्जी में एंट्री क्यों ले रखी है? तो यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अद्वैत एनर्जी ट्रांसमिशंस लिमिटेड। अब अगर हम विजय केडिया जी का ध्यान से प्रिंसिपल समझें, इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल, तो उनका इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल सिंपल है बट सॉलिड है। वो कहते हैं स्मॉल इन साइज, लार्ज इन एम्बिशन। अगर आप स्टडी करेंगे स्माइल को डीपली तो आपको समझ में आएगा। सो बेसिकली कंपनी साइज में तो स्मॉल हो लेकिन उनके एम्बिशंस बिगर हो, फ्यूचर कैश फ्लोज की विजिबिलिटी हो एंड मल्टी ईयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो। तो कभी कभी मोट का मतलब एग्जीक्यूशन एबिलिटी भी होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक है वो है सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब यहाँ पे सफारी क्या करती है, क्या इसका बिजनेस सेगमेंट है, आई थिंक ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आई होप कभी ना कभी आपने इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू करीब 1772 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है एंड साथ ही साथ इनके कई मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं एंड 900 प्लस SKUs हैं, 900 प्लस
यूनिक प्रोडक्ट्स इनके हैं जो कि मार्केट में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हर डेमोग्राफिक नीड्स के हिसाब से, कस्टमर्स के नीड्स के हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स हैं। एंड अगर हम 10 साल का हाइलाइट्स देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईबिटा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कोविड के बाद 2021 इसके लिए चैलेंजिंग ईयर था, जहाँ पे ना सिर्फ रेवेन्यू गिरता हुआ दिखाई दिया था, ना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई दिखाई दी थी, बल्कि कंपनी एक समय पे लॉस मेकिंग कंपनी भी हो गई थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 2021 में -21 करोड़ का था, बट उसको जो अगर छोड़ दें तो 2024 तक यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोटर्स करीब करीब 45% के आसपास है, यहाँ पे 16% पब्लिक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको करीब करीब 38-39% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। सो अगर हम डिटेल में देखें, डिटेल में जाएं पब्लिक इन्वेस्टमेंट के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आशीष कचोलिया जी का करीब करीब 1.84% के आसपास स्टेक है इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब आशीष कचोलिया जी की इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजीज क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और वो क्या सोचकर किसी सर्टेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो सिंपल प्रोडक्ट एंड लॉन्ग रनवे के तहत यहाँ पर कचोलिया जी का स्टाइल हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, लगेज देखने में तो एक सिंपल प्रोडक्ट लगता है, लेकिन उसको एक ब्रांड बनाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सफारी है, VIP इंडस्ट्रीज भी है, और भी कई सारी कंपनियां हैं, और कई सारी कंपनियां आती हैं, कई सारी कंपनियां चली जाती हैं। ब्रांड बनाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में। सो ट्रस्ट, रिकॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है, अगेन आशीष कचोलिया जी की ही कंपनी है, यानी कि उनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब डज नॉट मीन कि उनकी खुद की कंपनी है। एज अ शेयर होल्डर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस कंपनी में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैं भी एक ऑनर हूँ, वन ऑफ द ऑनर्स हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटा लिमिटेड जो है ये क्या करती है, इसका प्रोडक्ट सेगमेंट क्या है, तो ये बेसिकली रिसाइकलिंग करती है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, रिसाइकलिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, रिसाइकलिंग ऑफ रबर प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, ये एक तरह का यूनिक प्रोडक्ट सेगमेंट है। कौन सी कंपनियां हैं जो कि रिसाइकलिंग कंपनियां हैं, और कौन सी कंपनियां हैं जो कि लेड की रिसाइकलिंग करती हैं, कौन सी कंपनियां हैं जो कि प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग करती हैं। तो आजकल एल्यूमिनियम की बहुत बातें हो रही हैं, इनफैक्ट मेटल्स की बातें हो रही हैं। जिसको भी देखो, सिल्वर लेके बैठा हुआ है, कॉपर लेके बैठा हुआ है, एल्यूमिनियम लेके बैठा हुआ है, मेटल्स लेके बैठे हुए हैं। ऐसे में जो हमारे एस इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंडामेंटल्स लेके बैठे होते हैं, वो बिजनेस लेके बैठे होते हैं, वो ये देखने बैठे होते हैं कि किन बिजनेसेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं उन्हें। ठीक है, इसके साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि कंपनी का विजन क्या है, एंड कंपनी जिन प्रोडक्ट सेगमेंट्स में काम कर रही है उनमें क्या ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इनके कौन कौन से रिसाइकलिंग वर्टिकल्स 2029 के लिए इन्होंने पाइपलाइन में रख रखे हैं। लिथियम, स्टील, रबर एंड पेपर। इसके साथ ही साथ जो वॉल्यूम ऑफ रिसाइकलिंग है वो 25% प्लस के CAGR के साथ ग्रो करने का इनका एक्सपेक्टेशन है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे 35% प्लस एक्सपेक्टेशन है इनकी, यानी कि इनका ओवरऑल प्लान है ये। अब ऐसे में अगर हम फाइनेंशियल्स इनके देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिछले 5 साल का 23% के आसपास रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट 57% के CAGR से हमें देखने को मिल रही है, एंड EBITDA मार्जिन यहाँ पे कंसिस्टेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल कंपनी रेवेन्यू में ग्रोथ कर रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ कर रही है। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो इनका ऑर्डर बुक है, करीब करीब 60,000 प्लस मेट्रिक टन्स यहाँ पे रिसाइकलिंग का ऑलरेडी इनके पास एक हेल्दी ऑर्डर बुक है। तो जो जनरली हमारे जो एस इन्वेस्टर्स होते हैं, आशीष कचोलिया जी हो गए, या हमारे विजय केडिया जी हो गए, या पोरंजू हो गए, तो ये सब क्या देखते हैं, ये सब ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जज करते हैं, ना कि ये देखते हैं कि हर कोई सिल्वर में बाई कर रहा है, हर कोई कॉपर में बाई कर रहा है, हर कोई एल्यूमिनियम के बारे में सोचने लग रहा है, कल को लोहे के बारे में भी सोचने लग जाएगा। वो इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं बिजनेस पर। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ग्रेविटा लिमिटेड, अब इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 55% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स, 22% के आसपास यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे करीब करीब 20% के आसपास
FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। अब इस 20-22% में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आशीष कचोलिया जी का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, बट उन्होंने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया है, पूरा ख़त्म नहीं किया है, बट उन्होंने ऑल टुगेदर इसमें इन्वेस्टमेंट रिड्यूस किया। अब रिड्यूस करने के पीछे आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती है, उसके डिस्कशंस में फ़िलहाल हम नहीं जा रहे हैं, बट ऑल इन ऑल यहाँ पे अगर हम इनकी आइडियोलॉजी समझने की कोशिश करें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे की, तो जो बिजनेस कभी कभी ज़्यादा बोरिंग लगता है वो हो सकता है कि ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो। सो 2 अलग इन्वेस्टर्स, 3 अलग सेक्टर्स, लेकिन सिमिलर थॉट प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग मोड, लॉन्ग टर्म डिमांड, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और पेशेंस। ये प्राइस मूवमेंट फॉलो नहीं करते, ये बिजनेस पावर फॉलो करते हैं। तो अगली बार अगर आप सुनो कि डॉली खन्ना ने ये लिया, या विजय केडिया जी ने ये लिया, या पॉरेंजो जी ने ये लिया, या आशीष कचोलिया ने ये लिया, तो एक्साइटमेंट में ना जाओ। एक सवाल अपने आप से करो कि क्या 5-10 साल में बिजनेस बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि मार्केट में पैसा नाम फॉलो करने से नहीं, मोड को समझने से बढ़ता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो ऑब्वियसली लाइक करके जाइए। इस तरह की इन्फॉर्मेशंस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, उनको चेकआउट जरूर से जरूर करिए।